Hello everyone, welcome to the first lecture of Governance and Social Justice Initiative. So starting with the first point, government policies and interventions for development. So government policies और intervention का काफ़ी crucial role रहता है जो हमारे सोशो इकोनॉमिक जो लैंडस्केप होते हैं एक नेशन की उसको शेप करने में, जैसे इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ का सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ड्रिवन होना, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल पाना और ये इंश्योर करना कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्सेज का, ठीक है। और पुअरली डिज़ाइंड इसके विपरीत जो होता है मॉडल या इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़ जो वो होता है इनएफिशिएंसीज़ की तरफ लेके जाता है, करप्शंस पैदा होती है, सोशल अनरेस्ट होता है। सो एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज़ का जब फॉर्मेशन होता है, जो प्रिंसिपल्स मैकेनिज़्म और इम्पैक्ट्स जो होते हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशंस के, ये काफ़ी वाइटल रोल प्ले करते हैं नेशंस के डेवलपमेंट में और गवर्नेंस में। ओके, सो अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें, नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक पॉलिसी। सो पब्लिक पॉलिसी को हम अगर समझना चाहें कि पब्लिक पॉलिसी क्या होती है, सो एक सिंपली आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंटल पॉलिसी फॉर्मुलेटेड होती है पॉलिटिकल सेटिंग में, किसी भी पॉलिटिकल सेटिंग में जो सिविक या पब्लिक अफेयर्स से रिलेटेड होती है या अफेयर्स ऑफ जो ऑफिस होता है गवर्नमेंट का स्टेट का उससे रिलेटेड होती है। पब्लिक पॉलिसीज़ जो होती हैं वो फॉर्मुलेट होती हैं, इम्प्लीमेंट होती हैं गवर्नमेंटल बॉडीज़ के द्वारा, ऑफिशियल्स के द्वारा। और जो कॉमनैलिटीज़ हैं पब्लिक पॉलिसी में वो हैं कि इसमें सेट ऑफ डिसीजंस होती हैं, प्रिस्क्राइब प्रोसीजर रहता है पहले से, अप्रूवल के लेवल्स होते हैं, सूटेबिलिटी रहती है, रेशनैलिटी होती है। और एक जनरल पर्सपेक्टिव से इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है कि प्रोसेस जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि किसको क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और कहाँ मिलेगा, ठीक है। ओके, मेजर टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। सो डिपेंडिंग अपॉन द जोग्राफिकल स्कोप या एक्सपेंशन, पब्लिक पॉलिसी को हम लोग मेजरली टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, डोमेस्टिक एंड फॉरेन। कंट्री का जो डोमेस्टिक पॉलिसी है वो कलेक्शंस होता है वेरियस एक्शन का जो सरकार लेती है जिसका इमीडिएट इम्पैक्ट होता है सिटीजन्स के ऊपर, ठीक है। पॉलिसीज़ का जो स्कोप है वो लिमिटेड है बॉर्डर्स ऑफ कंट्री तक, मतलब राज्य माफ़ी चाहूँगा देश की सीमाओं तक उसका आप पालन कर सकते हैं या सरकार उसे लागू कर सकती है। ये बहुत वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स को कवर करता है जो आप समझ सकते हैं एवरी फैसेट्स ऑफ एन नेशन बिल्डिंग में यूज़ हो, उन सबों को इनकम्पास करता है अपने अंदर। रेगुलेटरी पॉलिसीज़ हो गई, इकोनॉमिक की हो गई, सोशल पॉलिसीज़ हो गई, ये कुछ एग्जांपल्स हैं डोमेस्टिक पॉलिसीज़ की। अगर हम रेगुलेटरी पॉलिसी की बात करें तो रेगुलेटरी पॉलिसीज़ जो होती है वो पीपल या ग्रुप्स को सोशल नॉर्म्स के अंदर उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने का काम करती हैं। और ये जो रूल्स होती हैं वो डिस्क्रिशनरी बिहेवियर को रोकने का काम करती हैं, जैसे एंटी डंपिंग ड्यूटी वगैरह एक्सेट्रा, ठीक है। रेगुलेटरी पॉलिसीज़ जो होती हैं वो कॉम्पिटिटिव हो सकती हैं या प्रोटेक्शनिस्ट हो सकती हैं, जैसे आपका सेबी आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हो गया। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो है वो बेसिकली एक इंटीग्रल एस्पेक्ट रहती हैं पब्लिक फाइनेंस का किसी भी कंट्री में। ये रेफ़र हम इसे डिफ़ाइन इस तरीके से कर सकते हैं कि एक्शंस जो गवर्नमेंट लेती है हमारी इकोनॉमी और इकोनॉमिक कंडीशंस को अच्छे रूप में इन्फ्लुएंस करने में, वही इसका मतलब है। जैसे मुद्रा योजना, एलपीजी रिफॉर्म्स है ना, आत्मनिर्भर भारत, स्टेबलाइजेशन पॉलिसी, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी एट्सेट्रा। अगर कुछ सोशल पॉलिसी की हम बात करें तो ये सोशल कंट्रोल और सोशल चेंज की तरफ एम करती है, जिनका कंसर्न रहता है कि फेवरेबल सोशल कंडीशनिंग बनाया जा सके ताकि सोशल एग्जिस्टेंस में एक पीस एंड हार्मोनी को हम डेवलप कर सकें, जैसे नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी 1993, पोषण अभियान, मनरेगा एट्सेट्रा हो गए। फॉरेन पॉलिसी में अगर हम बात करें, जो हमारा सेकंड पॉइंट था कि ये स्ट्रैटेजी बनाती है डील करने के लिए अदर नेशन से जो बायलैटरल या मल्टीलैटरल इशूज़ पे रहते हैं। पॉलिसी जो है वो पर्टिकुलरली एम करती है अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए और एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने में जिसमें एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो सके नेशंस का, ठीक है। जैसे आपका नैम हो गया, नॉन अलाइन मूवमेंट, गुजराल डॉक्ट्रिन हो गया, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एट्सेट्रा। अब जो भी मैं आपको यहाँ पे बात बता रहा हूँ एग्जांपल्स में, इसको हम अपने इंटरनेशनल रिलेशंस के जो लेक्चर सीरीज़ आएंगे ना उसमें समझेंगे कि नैम क्या होता है, गुजराल डॉक्ट्रिन क्या होता है, क्योंकि ये हैं बेसिकली आपके स्टैटिक्स एंड कंसेप्चुअल थिंग जो करंट अफेयर्स इंटीग्रेट करके ही सवाल बनते हैं। सो उसको वहाँ कोट करने में आपको काफ़ी आसानी आएगी। एग्जाम्पल्स एंड पॉइंट्स यहाँ से आप को रिलेट कर सकते हैं आईआर में भी। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको हाईलाइट करी। अब अगर हम कुछ स्टेजेस की बात करें पॉलिसी के प्रोसेस में, सो उसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। ओके, सो थॉमस डाई ने कुछ प्रिंसिपल्स स्टेजेस रखे हैं अपने एनालिसिस में पॉलिसी प्रोसेस के। सो द फर्स्ट वन इज़ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। जो आइडेंटिफिकेशन करेंगे हम पॉलिसी की प्रॉब्लम की, जो डिमांड्स होंगी गवर्नमेंट के एक्शंस के थ्रू, जिसमें एजेंडा सेटिंग हो गया आपका, जहाँ फोकस होगा मास मीडिया, पब्लिक ऑफिशियल्स एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे, ताकि उस पर डिसीजन मेकिंग हो।
पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो गया, जिसमें डेवलपमेंट होगा पॉलिसी के प्रपोजल का, जो भी आपके अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप हैं, ऑफिसर जो हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस के, कमिटीज़ हैं, लेजिस्लेचर के, थिंक टैंक्स वगैरह एट्सेट्रा। फिर पॉलिटी का लेजिटिमाइजेशन है, सिलेक्शन इनैक्टमेंट्स ऑफ पॉलिसी, जो भी पॉलिटिकल एक्शंस के थ्रू होगा, जो एग्जीक्यूटिव करेंगे, लेजिस्लेचर करेंगे, कोर्ट करेंगे। पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन आता है फिर, कि इम्प्लीमेंटेशन होगा पॉलिसीज़ का थ्रू ऑर्गेनाइज ब्यूरोक्रेसीज, पब्लिक टीचर एंड एक्टिविटीज़ ऑफ एग्जीक्यूटिव एजेंसीज। फिर लास्ट में पॉलिसी का इवैल्यूएशन, की पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने मतलब कि बनाई हैं उसका क्या प्लस माइनस है, स्वॉट एनालिसिस हो गया, आउटसाइड कंसल्टेशंस भी लिए जाते हैं, है ना, जिसमें प्रेस हो गया, पब्लिक हो गया, एट्सेट्रा। ओके, सो कुछ सिग्निफिकेंस बताना चाहूँगा आपको मैं पब्लिक पॉलिसी की। सो पब्लिक पॉलिसी क्या है कि कुछ की इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के हैंड में, जो पब्लिक एंड्स की तरफ वो रिलीज़ करते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन रहता है इकोनॉमिक ग्रोथ का, जैसे कुछ एड्स या स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देना हो कुछ अंडर डेवलप्ड स्टेट्स को। जैसे आप अभी के हिसाब से जब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो बिहार को स्पेशल स्टेटस की मांग की गई थी, जो रिजेक्ट कर दी गई। सो ये वन ऑफ दोज एग्जांपल्स हैं। फिर इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करना फाइनेंशियल इंक्लूजन के थ्रू, सोशल इंक्लूजन के थ्रू। फिर आपके कुछ रिफॉर्मेटिव या प्रोग्रेसिव सोसाइटी में हो, जैसे पॉवर्टी हंगर को एलिमिनेट करना हो, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात हो। एग्जांपल मैंने आपको जैसे बताया था, मनरेगा, आयुष्मान भारत अभियान, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है पॉलिसी का, वो एक सोशल स्टेबिलिटी देते हैं, सामाजिक स्थिरता, जिससे गरीबी या सोशल कॉन्फ्लिक्ट या किसी भी तरह का डिप्रीवेशन, अभाव, उसको रिड्यूस किया जा सके। ठीक है। अब चैलेंजेस क्या है पब्लिक पॉलिसी में? सबसे पहला है कि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत होती है। पब्लिक पॉलिसी क्या होती है कि हमेशा एक कॉम्प्लेक्स और इंटर रिलेटेड इश्यूज़ को डील करता है, आपस में जो जुड़े हुए तार होते हैं ना, उनको सुलझाने का काम करता है। आप यही समझ लो, फॉर्मुलेशन करना किसी भी पॉलिसी का, उसको लागू करना, उसमें काफ़ी चैलेंज रहता है। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को बैलेंस करना हो, इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन हो, सोशल इक्विटी हो। ठीक है। रिसोर्स का देखिए कंस्टेंट रहता है ये, कि लिमिटेड फाइनेंशियल है, रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन मटेरियल रिसोर्स की बात कर लें, और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन का होना भी ज़रूरी है। तो ये इस बैलेंस को लेकर चलना भी कई बार चैलेंजिंग होता है। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर इनसफिशिएंट फंडिंग हो यूनिवर्सल हेल्थ, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स के ऊपर, फिर कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी रहता है, कुछ पॉलिटिकल कंसिड्रेशन और इंटरेस्ट को भी हमें पॉलिसी डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, और इसका एक असर भी पड़ता है पॉलिसी के फाइनल इम्प्लीमेंटेशन स्टेजेस में, है ना। पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ें कुछ तरीके से वैरी करती हैं। अगर कोएलिशन गवर्नमेंट हो तो जो सहयोगी पार्टी हैं उनका भी मत में रहना ज़रूरी होता है। इम्प्लीमेंटेशन की अगर कुछ चैलेंज की बात करें तो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन जो होता है पॉलिसी का, उसके लिए ज़रूरी होता है कि कोऑर्डिनेशन हो जितनी भी तरह की गवर्नमेंट की एजेंसी हैं उसके अंदर, और सारे के सारे गाइडलाइंस का पालन ज़रूर करें। जैसे ब्यूरोक्रेसी का कुछ इनएफिशिएंसीज हो गया, करप्शन हो गया, ये ना हो। पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात हो गई, जैसे अगर पब्लिक पार्टिसिपेशन कम होगा, इंगेजमेंट नहीं होगा पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में, जिससे पॉलिसी का जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा जिस पर्पस के लिए उसको बनाया गया था, जिस नीड के लिए उसको बनाया गया था, जिस प्रेफरेंस के लिए पॉपुलेशन में बनाया गया था, वो कम होता है। जैसे अगर आप किसी लोकसभा चुनाव में देखें, किसी फेज़ में देखें कि लो वोटर्स टर्नआउट हुआ, तो फिर इसका मतलब होता है पॉलिटिक्स इज़ नॉट सीन एज करियर। तो ये एक निगेटिव इम्पैक्ट देता है कि वोट क्यों कम पड़ रहे हैं ना। फिर कुछ ग्लोबलाइजेशन या एक्सटर्नल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल कुछ एग्रीमेंट्स रहते हैं, कुछ जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स रहते हैं जो डोमेस्टिक पॉलिसी मेकिंग को भी इम्पैक्ट करते हैं। जैसे जब एलपीजी का रिफॉर्म्स हुआ था तो कुछ ऑब्लिगेशंस इम्पोज करी गई थी आईएमएफ द्वारा, कि आपको इतना इन्वेस्टमेंट अलाउ करना होगा, इन चीज़ों को ये करना होगा, और जो डिटेल्स है एलपीजी के चैप्टर में हम जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। सो उन शर्तों को हमें मानना पड़ा। ठीक है। फिर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की बात करें तो रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो पॉलिसी मेकिंग को थोड़ा चैलेंज करते ही रहते हैं, क्योंकि कांस्टेंट अपडेट या अडेप्टेशंस की इसमें रिक्वायरमेंट रहती है। फिर डेटा प्राइवेसी, स्टोरेज रेगुलेशंस की भी प्रॉब्लम रहती हैं, जिसको हम इवॉल्व करते रहते हैं अपने डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू। ठीक है। ओके, सो पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया में अगर मैं बताऊं आपको ब्रीफ में, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में क्या था कि पब्लिक पॉलिसी रिसर्च पर ही कंसंट्रेट करा गया था, जिससे पब्लिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन को एक उस पर नज़र रखी जा सके। और डिमांड एक रही इंडिपेंडेंट असेसमेंट की, तो प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ, जो अब नीति आयोग है, जो इवैल्यूएशन स्टडीज़ वगैरह कंडक्ट करते हैं। और जो इंडियन काउंसिल ऑफ साइंस सोशल साइंस रिसर्च हैं, उसको 1969 में बनाया गया था, जो सेकंड फेज़ था, और उसका अटेम्प्ट ये था कि एक पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट बना के यूनिवर्सिटी के आउटसाइड रखा जाए, ताकि ये सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है किसी पॉलिसी का, उसका ये क्रिटिकली इवैल्यूएट करे, डीप एनालिसिस करे। अगर अब बात करें कुछ इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया की,
तो इसमें भी फेजेस हैं। जैसे फर्स्ट फेज़ में क्या है, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में प्लान्ड ग्रोथ मॉडल को सेलेक्ट करा, जिसमें ये माना गया कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो सोशल, पॉलिटिकल और ह्यूमन डेवलपमेंट में मदद करेगा। प्लानिंग कमीशन ने नेशनल पॉलिसीज़ और ओपिनियंस को शेप करा, और जो 5 ईयर प्लान वगैरह था वो बेसिस सरकार का एक आधार बनाया सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का। फिर सेकंड फेज़ आता है एलपीजी रिफॉर्म्स का इंडिया में, जब क्या कहते हैं, करेंसीज का डिवेल्युएशन हुआ, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स वगैरह है। तो 90s के दौर में काफ़ी चेंजेस रहे, जिसको हम सेकंड फेज़ भी कहते हैं। एक वाटरशेड मूवमेंट तो डेफिनेटली था। और अभी का जो प्रेजेंट फेज़ है, जिसमें नीति आयोग का क्रिएशन हुआ है, जिसमें कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म इंडिया में आई है। अब देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए समझना, कि ये कॉम्परेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म ना सिलेबस का पॉइंट है पॉलिटी के सेक्शन में, मेंस में अगर हम बात करें तो, मतलब प्रॉपर आपके पास कंटेंट होना चाहिए। सवाल कुछ इस प्रकार डायरेक्ट आते हैं कि जिन्होंने पढ़ा होगा वो उस पर लिख पाएंगे। करंट अफेयर्स का देखिए रेफरेंस तो रहता ही अपने आंसर को सब्सटेंशिएट करने के लिए, मगर जो बेसिक कोर नॉलेज है फंडामेंटल्स की, वो हमें यहाँ से देखने को मिलती है। ठीक है, तो इंटरलिंकिंग भी मैं आपको समझाता चल रहा हूँ। ओके, सो कमिंग टू द सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ आवर टुडेज़ वीडियो, नीति आयोग। इसको 2015 में स्थापित करा गया था प्लानिंग कमीशन के रिप्लेसमेंट में, और इसका एम बड़ा सिंपल है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है एक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से। ठीक है, सक्सेस क्या क्या रही है नीति आयोग की? सो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट नॉलेज इनोवेशन का इसे आप हब कह सकते हैं, और इसको इस तरीके से एक प्रीमियर थिंक टैंक बनाया गया था, जहां बहुत बड़े लोगों को जो अच्छा पब्लिक पॉलिसी में होल्ड रखते हैं, स्कॉलर्स हैं, थिंकर्स हैं, उनको एक मंच प्रोवाइड किया गया सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिल के, ताकि वो एक रिलेवेंट स्ट्रैटेजिक और टेक्निकल एडवाइस दे सकें, जिससे एक नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपर्ट को इंगेज करके एक फ्लॉस्टर ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रोस्पेरिटी की नींव रखी जा सके। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मेडिकल एजुकेशन रिफॉर्म वगैरह जो है वो इसी की देन है। अगर हम इसमें बात करें तो स्ट्रेंथन करा इसने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी। टीम इंडिया हब है, जैसे स्ट्रॉन्ग स्टेट्स मेक अ स्ट्रॉन्ग नेशन का एक टैगलाइन है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल स्टेट वाया गवर्निंग काउंसिल, ठीक है, और हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑन ऑल नेशनल पॉलिसीज़। ठीक है, जो स्टेट्स को भी ड्यू कंसिड्रेशन में लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वन साइज डजंट फिट ऑल का भी आप कीवर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि हर स्टेट अलग लेवल पे है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। सो हर मॉडल कस्पेट नहीं किया जा सकता अगर हम स्टेट गवर्नमेंट्स पे आते हैं, टीयर 2 जिसको हम कहते हैं। सो ये जानना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी कि टीयर 2 के लेवल पे हमें जो इम्प्लीमेंटेशन चाहिए वो हर स्टेट के हिसाब से अलग चाहिए। हर स्टेट अलग अलग लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो नीति आयोग का काम यहाँ पे सबसे पहले ये होता है कि आइडेंटिफाई करना चीज़ों को और उसका स्वॉट एनालिसिस करके उसके हिसाब से कस्टमाइज सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना एज अ थिंक टैंक। ठीक है, और कुछ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना भी जो कॉन्टीन्यूस इंटरेक्शन का पार्ट बने स्टेट गवर्नमेंट का, जैसे सब ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर हो गए स्वच्छ भारत में, स्किल डेवलपमेंट में सेंट्रल की कुछ स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं उन सब के लिए। इन्होंने टॉप डाउन अप्रोच को रिप्लेस करके बॉटम अप अप्रोच को इन्वॉल्व करा है स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू मिलके, जैसे सस्टेनेबल गोल, डेवलपमेंट गोल इंडेक्स हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, इन्होंने कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करा है अपने फोरम के थ्रू, जिसमें परफॉर्मेंस और रैंकिंग्स को दी गई हैं स्टेट को, जो उनके वेरियस सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उसके बेसिस पे, जैसे हेल्थ में क्या है, एक्सपोर्ट्स में क्या, इनोवेशन, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एक्सेट्रा। इन्होंने कोऑर्डिनेशन को काफ़ी फैसिलिटेट करा है, जैसे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं इंटर सेक्टोरल, इंटर मिनिस्ट्रल, इंटर डिपार्टमेंटल, इंटर गवर्नमेंटल इशूज़ को, ताकि उनका इम्प्लीमेंटेशन डेवलपमेंट एजेंडा में काफ़ी एक्सेलरेट किया जा सके, तेज़ी तीव्रता आए। और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और हैं, जैसे कैपेसिटी बिल्डिंग हो गई, एडवांस टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव हो गया, जैसे इंडिया ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट हो गया, ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है नीति आयोग को डेवलपिंग इनिशिएटिव में, और अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडियन इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग गवर्नमेंट के इस लेवल पे सहयोग से जुड़ के जॉइंट इनिशिएटिव के थ्रू नेशन बिल्डिंग में भी हेल्प करने का एक बहुत अच्छा मौका रहता है। सो कमिंग टू द लास्ट पॉइंट ऑफ द टुडेज वीडियो, की इनिशिएटिव एंड स्टेप्स टेकन बाय नीति आयोग। सो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके तहत 112 मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट जो है इंडिया के, उनको आइडेंटिफाई किया गया, फोकस किया गया कुछ की इंडिकेटर्स के थ्रू, जैसे हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, इनको आधार बनाया गया, जिसके अंदर जो सब कैटेगराइजेशन थी वो 3 C's के ऊपर बेस्ड थी, कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशंस एंड कंपटीशन। ठीक है, अब अगर हम बात करें अटल इनोवेशन मिशन की, जो कल्चर प्रमोट करता है इनोवेशन का, एंटरप्रेन्योरशिप का ऑल ओवर इंडिया, इस्टेब्लिश
करने के तहत अगर हम बात करें, अटल टिंकरिंग लैब्स स्कूल में हो गई, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स हो गया, और सपोर्ट करते हैं ये स्टार्टअप इनिशिएटिव्स इंडिया के, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स आपको पता है ट्रैक करता है, रैंक करता है प्रोग्रेस की, स्टेट की प्रोग्रेस को, यूनियन टेरिटरीज की प्रोग्रेस को, ताकि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 को अचीव करने के कितना पास है। रेगुलर अपडेट करा जाता है इंडेक्स को, जो हाईलाइट करता है इंप्रूवमेंट या सक्सेस को। नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिस इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको साइंस एंड टेक से भी हम लिंक कर सकते हैं कि इंडिया को इस तरीके से पोजीशन करना कि ग्लोबल लीडर बन सके एआई के फील्ड में, जैसे हेल्थ केयर सेक्टर में एआई का क्या यूज़ हो सकता है, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, स्मार्ट सिटीज़ एट्सेट्रा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें एजुकेशनल रिफॉर्म्स की, तो इम्प्लीमेंटेशन हो गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, डिजिटल लर्निंग प्रमोशन करना, दीक्षा या पीएम ई विद्या, और एनर्जी एंड एनवायरनमेंट में जैसे सस्टेनेबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को प्रमोट करना, इनिशिएटिव जैसे आपके नेशनल एनर्जी पॉलिसी हो गई, प्रमोशन हो गया रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का, और कुछ क्लीन एयर के कैंपेन्स हो गए जो पॉल्यूशन को कर्ब करते हैं, स्पेशली दिल्ली एनसीआर